वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया था। बिल्कुल फुल पैकेज था आपका। थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स और अधिक होंगी ऑफलाइन क्लास जब होगा। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो पहला क्लास हम लिए थे उसका रिकैप कर देते हैं। हमने बोला था कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, वैद्युतिकी हिंदी में कहते हैं, उसको 2 शाखाओं में हम लोगों ने बांटा था। पहला था स्थैतिक विद्युत, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि कल हम लोगों ने कंप्लीट किया, और दूसरी शाखा का नाम था धारा विद्युत। तो एक कन्फ्यूजन हो जाता है। यही देखो, हमने यूनिट नंबर 2 को धारा विद्युत लिया और लेसन 1 को विद्युत धारा रखा। तो सबसे पहले हमें ये कन्फ्यूजन दूर करना है कि धारा विद्युत और विद्युत धारा क्या है। ये दोनों एक ही है। नाम बदल के उल्टा पुल्टा बहुत लोगों के जहन में लगेगा कि दोनों एक ही है। उस समय भी हमने आपको ये कंप्लीट किया था, तो वीडियो जो भी देखे उसको रिवाइज भी करते चले। अभी फ़िलहाल अभी बता रहे हैं हम वैद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की 2 शाखाएं, स्थिर विद्युत, धारा विद्युत। मतलब यह एक शाखा है, ब्रांच है। इस ब्रांच में धारा क्या होता है? आवेशों की गतिमान अवस्था। पढ़ेंगे विद्युत धारा या धारा क्या है। जब आवेश गति करे उसको धारा कहते हैं। जब आवेश स्थिर है वो धारा नहीं है, वो केवल आवेश। जब आवेश ऐसे रखा हुआ है, स्थिर है, तो यह आवेश, जब यही आवेश चलने लगे तो समझ लो कि उसमें धारा का प्रवाह होने लगा। तो यह धारा विद्युत आपके फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक शाखा है। जबकि विद्युत धारा एक भौतिक राशि है, एक राशि है जिसको मापा जा सकता है, तो इसका मात्रक बीमा भी होगा। तो धारा विद्युत क्या परिभाषा देंगे? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गत्यात्मक आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या नोट करेंगे हम लोग? परिभाषा नोट करें। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों की गत्यात्मक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, धारा विद्युत कहलाता है। ब्रांच है। ये एक डाउट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने लेसन 1। इस शाखा पिछला जो हमने स्थैतिक विद्युत पढ़ा उसमें 4 पार्ट हम लोगों के ने पढ़े। पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, गॉस थ्योरम, विद्युत विभव, वैद्युत धारिता। 4 टॉपिकों का हमने अध्ययन किया और एनसीईआरटी में 2 चैप्टर थे। अब आज हम लोग ये इस यूनिट के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? तो विद्युत धारा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, गतिशीलता, मोबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक इसका हिंदी नहीं पूछा जाता। जब भी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोबिलिटी क्या है। हिंदी में भी मोबिलिटी, इंग्लिश में भी। इसकी हिंदी होती है गतिशीलता। प्रतिरोध, चालकता, ओम का नियम, ओम के नियम की सीमाएं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोधकों का संयोजन, कार्बन प्रतिरोध तथा उनके कलर कोड, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और उस ऊर्जा से संबंधित जूल का एक नियम है। तो इतने सारे टॉपिकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का हमारा पहला पॉइंट है विद्युत धारा। और अभी हमने विद्युत धारा का आपको परिभाषा भी बताई। पहला परिभाषा, क्या परिभाषा हम लोग देते हैं कि आवेशों की गत्यात्मक अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश गति करने लगे ना, तो वह विद्युत धारा है। जब किसी चालक में, किसी परिपथ में आवेश चल रहा है, आवेश गति कर रहा है, तो हम कहते हैं कि उस परिपथ में, उस चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है। जब आवेश किसी चालक में, किसी तार में, किसी परिपथ में बह रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा क्या हुआ? आवेशों की गत्यात्मक अवस्था। विद्युत धारा क्या हुआ? आवेशों की गत्यात्मक अवस्था। एक परिभाषा तो ये हुआ। दूसरी परिभाषा जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी चालक में, किसी परिपथ में, चालक इसलिए करें कि आवेशों का प्रवाह केवल चालक में ही होता है, कुछ चालक में तो होता नहीं है।
ये परिभाषा भी हमने चालक कुचालक के बारे में आपको बताया था पिछले पाठों में। तो इसीलिए बार बार चालक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आवेश का प्रवाह चालक में ही हो सकता है, कुचालकों में नहीं। एक और पदार्थ आता है अर्धचालक, उसको हम अलग रखेंगे क्योंकि वो हमारा चैप्टर है, तो उसकी हम बात भी नहीं करते हैं। उसमें अलग व्यवहार होता है, अलग तरह का गुण होता है, अलग नियम से होता है, तो उसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, अलग चैप्टर बना के हम लोग। तो अर्धचालक की बात नहीं होगी अभी फिलहाल। चालक कुचालक, कुचालक को विद्युत रोधी भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं। तो चालक कौन? जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके। विद्युत रोधी कौन? जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह न हो सके। फिर से रिकैप करते हैं। चालक, चालक में आवेशों का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि आप कहोगे सर ये लोहे की रड है, ये प्लास्टिक की रड है, दोनों में धारा प्रवाहित तार इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें तो यहाँ करंट फ्लो कर जाएगा लेकिन इसमें यहाँ करंट नहीं आएगा। क्यों? पदार्थ तो दोनों है, वस्तुएं तो दोनों है। तो कहो सर लोहा चालक है और ये प्लास्टिक कुचालक है, इसीलिए ये कारण हो सकता है। फिर पूछेंगे तो ऐसा क्यों होता है? ये लोहा है तो क्यों यहाँ से आवेश यहाँ क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नामक आवेशवाहक कण होते हैं। आवेशवाहक, आवेशवाहक का मतलब आवेश को लाने ले जाने वाले कण होते हैं। इसीलिए चालकों में जब आवेश दिया जाता है तो यहाँ आवेश दीजिएगा तो ये पूरे पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाएगा, लेकिन कुचालकों को आवेश दीजिएगा तो वह आवेश जिस बिंदु को दीजिएगा उसी बिंदु पर स्थिर रह जाएगा, क्योंकि उस आवेश को लाने ले जाने वाला कोई आवेशवाहक कण अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का सारा फंडा होता है। चालक को यहाँ आवेश देते हैं तो यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उसको लाने ले जाने वाला वाहक होता है, और ये वाहक इस चालक में कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालकों की एक और परिभाषा बताई गई थी, ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, चालक होते हैं। और कुचालक कौन? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य। अरे इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं, अंतर है कि एक जगह 1 करोड़ है, एक जगह 5 है। जहाँ 5 होंगे वहाँ पर उनका व्यवहार कम होगा। तो प्लास्टिक कुचालक है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य है, बहुत कम है। उनको आवेश दीजिएगा तो उस आवेश को जिस बिंदु को दीजिएगा वो उसी बिंदु पर रह जाएगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कोई आवेशवाहक कण मौजूद नहीं है। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो विद्युत धारा की दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा हमने क्या दिया? नंबर 1, किसी चालक में आवेशों की गत्यात्मक अवस्था विद्युत धारा के नाम से जानी जाती है। नंबर 2, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा पर आते हैं। तो पहली परिभाषा हमने क्या बताई? किसी चालक में आवेश जब गत्यात्मक अवस्था में होते हैं तो हम कहते हैं उस चालक में, उस वस्तु में धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, शॉर्टकट में धारा भी कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या देते हैं? सेकेंड डिफिनीशन, आप इसको नोट करते चलेंगे। किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन भी लिखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रूप में ही आवेश चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। और आवेश प्रवाह की दर, बाबू दर कहते हो तो बटा में समय तो हमेशा होगा, तो I बराबर Q/T। ये आपको धारा का सूत्र हो जाएगा। आवेश प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। थर्ड डिफिनीशन पर आते हैं, तीसरी परिभाषा पर आते हैं। यदि T बराबर 1 रख लें, यदि हम समय को एकांक कर दें तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q। I बराबर Q। तो इसको गणितीय रूप में भी डिफिनीशन हम लोग क्या देंगे? किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस चालक की धारा कहते हैं। I बराबर Q। I किसके बराबर? Q के बराबर। धारा किसके बराबर? आवेश के बराबर। कब? जब समय एकांक हो। तो तीसरी डिफिनीशन, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो 3 परिभाषाएं हो गई, तीनों को ध्यान रखिएगा। फिर से पहली परिभाषा हमने क्या बताई आपको? आवेशों की गत्यात्मक अवस्था विद्युत धारा कहलाती है। नंबर 2,
किसी चालक में प्रवाहित आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नंबर 3, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, सूत्र सामने आ ही गया। यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। एसआई मात्रक, एम्पियर। ए ध्यान दीजिएगा, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था मूल राशियां, 7 मूल राशियां बताई गई थी, उस 7 में यह एक विद्युत धारा भी था। ये मूल राशि है ना, मूल राशि है, एम्पियर है, तो इसका बीमीय सूत्र लिखना हो तो ए ही लिखोगे। धारा का बीमीय सूत्र एम्पियर का ए डिनोट करते हैं, हमने ये 11वां क्लास में पढ़ा था। अब एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, यह अदिश राशि है, लेकिन किसी परिपथ में, ये एक परिपथ है, इसमें कहते हैं इधर धारा आई जा रहा है, इधर धारा I1 जा रहा है, ये I1 ये I2। मतलब किसी परिपथ में धारा को प्रदर्शित करने के लिए तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो बाबू तीर का चिन्ह तो सदिशों के लिए लगता है, अदिश के लिए नहीं। हमने तो अभी बताया कि यह अदिश राशि है, तो फिर तीर का चिन्ह क्यों लगाते हैं? इसका भी एक रहस्य है और ये कन्फ्यूजन होता है, इसको दूर कर लीजिए। तीर लग गया तो इसका मतलब ये सदिश राशि नहीं है, ये तीर का चिन्ह बताता है। नोट भी कर लेते हैं हम, तीर चालक में धनावेशों के प्रवाह की दिशा दर्शाता है ना। ये नहीं बताता है कि विद्युत धारा सदिश है, यह क्या बताता है कि इस परिपथ में, इस चालक में, इस शाखा में धारा ए से बी की ओर जा रही, यहाँ ए से सी की ओर जा रही। ये बताता है कि धनावेश किधर जा रहे हैं, धनावेशों के प्रवाह की दिशा क्या है। यहाँ कहीं भी किसी परिपथ में तीर का चिन्ह धारा के लिए लगाते हैं तो ये धारा सदिश नहीं हो जाती, धारा अदिश राशि है। क्योंकि किसी चालक पे ये लोहे का प्लेट है, उस पर ये धारा प्रवाहित तार टच कराओगे तो धारा एक निश्चित दिशा में बहेगी कि धारा सभी संभव दिशाओं में जाएगी। तो जब धारा सभी संभव दिशाओं में जाएगी तो उसकी दिशाएं अनंत हो जाएंगी, सैकड़ों दिशाएं होंगी। और जिस राशि की एक से अधिक दिशा वो कभी सदिश नहीं हो सकती, तो विद्युत धारा कभी सदिश नहीं हो सकता। यह एक अदिश राशि है। तीर का चिन्ह कहीं लगा होता है, तीर का चिन्ह हम लोग लगाते हैं तो वो केवल यह दर्शाने के लिए लगाते हैं कि इस शाखा में, इस चालक में, इस परिपथ में धनावेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये धनावेशों की दिशा बताते हैं। अब आते हैं विद्युत धारा कितने प्रकार की। बाबू विद्युत धारा दो प्रकार की बताई गई है। विद्युत धारा 2 प्रकार की बताई गई। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होती है दिष्ट धारा। इंग्लिश में कहते हो अल्टरनेटिंग करंट और ये डायरेक्ट करंट। शॉर्टकट में इसको एसी कहते हो, इसको डीसी कहते हो। इसकी भी परिभाषा जान ले। विद्युत धारा 2 प्रकार की, कहीं कहीं किताबों में 3 प्रकार भी लिखा जाता है, इसमें भी 2 खास किस्म हो जाते हैं। चलिए उसकी भी हम चर्चा कर देंगे। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा परिभाषा और इसको नोट भी करिएगा। ऐसी धारा जिसका परिमाण, मतलब उसकी वैल्यू समय के साथ बदलती रहे। अब घर पर देखते हो वोल्टेज घटते बढ़ते रहता है, तो धारा का परिमाण बताता है। तो ये कैसी धारा है? एसी है, प्रत्यावर्ती धारा है। और डीसी मतलब बैटरी से प्राप्त धारा। सरल भाषा में डीसी का मतलब क्या? बैटरी से प्राप्त। तो बाबू बैटरी की प्राप्त धारा, तो बैटरी अगर छोटा सा पेंसिल टॉर्च भी खरीदते हैं, पेंसिल वाली बैटरी भी खरीदते हैं, तो अभी लिखा होता है कि 1.5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 16 वोल्ट है। मतलब कि जैसे ही छोटी बड़ी बैटरी हो या बड़ी बैटरी हो, उसकी धारा का परिमाण फिक्स होता है कि जब देखिए, हाँ अगर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए तो ही परिमाण घटता बढ़ता है, तो दोष हो गया ना, कमी हो गई ना।
अगर 12 वोल्ट की बैटरी खरीद कर लाते हैं तो आज भी वह 12 वोल्ट होगी और 1 साल बाद भी 12 वोल्ट देगी, बिगड़ते समय तक 12 वोल्ट देगी। 12 वोल्ट से कम देने लगी तो समझ लो कि उसमें त्रुटियां, एरर उत्पन्न हो गए। तो डीसी मतलब बैटरी से मिलने वाली धारा, एसी मतलब जो हमारे घरों में विद्युत जो धारा प्रवाह आता है, ताप घरों से जो धारा आती है वह एसी होती है। तो एसी की खासियत क्या होती है? इसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है और दिशा आवर्ती रूप से बदलती है। ऐसे ये धारा ऐसे चलती है। ये तो हमारा पाठ है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एक चैप्टर मिलेगा हमें, फिलहाल परिभाषा आपको बता देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कौन? ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहे और दिशा, ये देखो दिशा, पीरियोडिक मतलब निश्चित समय पर ऊपर जाएगा और निश्चित समय पर नीचे आएगा। आवर्ती गति जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहे और दिशा आवर्ती रूप से बदले, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा एसी कहते हैं। और डायरेक्ट करंट की परिभाषा है ऐसी धारा जिसका परिमाण, पहले तो किताब में था कि कभी नहीं बदलता, लेकिन कहीं बोले ना कि बैटरी में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो परिमाण 12 वोल्ट 11.5 वोल्ट भी देने लगता है, 11.25 वोल्ट भी देने लगता है। तो परिमाण नियत भी रह सकता है, बदल भी सकता है। इसीलिए इसके दो भाग हो जाते हैं। एक वह होता है जिसका परिमाण नियत होता है और एक वह होता है जिसका परिमाण नियत नहीं होता। 12 वोल्ट से 11.25 वोल्ट की बैटरी धारा देने लगेगी, लेकिन दिशा कभी नहीं बदलता। कोई भी हो, ये वाली हो चाहे ये वाली हो, दिशा नहीं बदलता। तो दिष्ट धारा की परिभाषा देते हैं, दोनों की इकट्ठा कर लेते हैं हम, कि एक ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण नियत भी रह सकता है, बदल भी सकता है, परंतु दिशा कभी नहीं बदलती। तो इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये देखो, ये डीसी का ग्राफ आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये कभी फ्लोइंग नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है, सरल रेखा मिलता है। तो ये हो गई डीसी, डायरेक्ट करंट। हम लोग का अगला टॉपिक है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, घनत्व एकांक आयतन के लिए जनरली होता है, लेकिन यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल के लिए है। मतलब किसी चालक पर धारा का घनत्व, मतलब उस चालक पर धारा का वितरण कैसा है। धारा घनत्व कहने का तात्पर्य यही होता है कि किसी चालक पर धारा का वितरण, हमने आवेशों का वितरण पढ़ा पिछले पाठों में, एकांक लंबाई पर रैखिक आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठीय आवेश, एकांक आयतन पर आयतन घनत्व। यहाँ धारा का वितरण कैसा होगा? तो परिभाषा हम लोग देते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत, ध्यान दीजिएगा, तल के अभिलंबवत मतलब हम दिशा फिक्स कर रहे हैं कि दिशा हमेशा उस तल पर अभिलंबवत ऊपर की ओर ही होनी चाहिए। तो दिशा फिक्स कर दिए तो ये कैसी राशि होनी चाहिए? सदिश राशि। बिल्कुल डिफिनीशन से क्लियर हो रहा है कि ये सदिश है। तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरेगी वो भी कैसी? दिशा निश्चित है, तल के अभिलंबवत गुजरे, दिशा फिक्स है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऐसी धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, जे से डिनोट करते हैं। तो जे बराबर आई बाई ए ना, एकांक क्षेत्रफल पर गुजरने वाली धारा, बिल्कुल जे बराबर आई बटा ए। यह कैसी राशि होगी? मात्रक पहले लिख लो, इसका मात्रक धारा एम्पियर, क्षेत्रफल है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमीय सूत्र निकाल लो, धारा एम्पियर, क्षेत्रफल एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एल के घात -2 ए। धारा घनत्व का बीमीय सूत्र। कैसी राशि है यह? सदिश राशि। राशि होती, इसकी दिशा किधर होती है जानते हैं? जिधर धनावेश जाते हैं। इसकी दिशा चालक में धनावेशों के चलने की दिशा की ओर होती है। मतलब किसी चालक में धनावेश अगर पूरब दिशा में जा रहे हैं तो उस चालक में धारा घनत्व की दिशा भी पूरब होगी, अगर पश्चिम जा रहे हैं तो पश्चिम होगी। तो ये हो गया धारा घनत्व। सदिश राशि है तो जे है, तो जे पर तीर का चिन्ह हम लोग लगा सकते हैं कहीं अगर सदिश रूप में दर्शाना हो तो ये धारा घनत्व हो गया।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का सारांश है। जो अब टॉपिक बताने जा रहे हैं इसको बढ़िया से समझना होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा इसी एक टॉपिक पर आधारित है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक पर आपके पूरे चैप्टर या अगला इलेक्ट्रिसिटी का अगला चैप्टर है वो सब इस पर, ये बढ़िया से हमें समझ लेना है। अनुगमन वेग, इसके 3-4 नाम हैं। अनुगमन वेग, अपवाह वेग, संवहन वेग, इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सरल भाषा में आपको परिभाषा पहले बताते हैं। किसी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में धारा बहने लगती है एक सिरे से दूसरे सिरे। मान लो ये तार है, तार में यह धारा जोड़ दिए तो धारा इधर से इधर जाएगी ना। और धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाहित हो रहे, आवेश तो अपने आप आते जाते नहीं है, तो उस आवेश को, उस धनावेश को कौन लाने ले जाने का काम करता है? आवेशवाह कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को लेकर जा रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो गति करते होंगे तो उनके गति का कुछ वेग होता होगा ना, और उसी वेगों को किस नाम से जानते हैं? अनुगमन वेग। सरल भाषा में आपसे पूछा जाए कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलते हैं, उस वेग का नाम बताइए, तो क्या नाम हम लोग देखेंगे? अपवाह वेग, अनुगमन वेग या संवहन वेग। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलते हैं उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। सरल भाषा में ये परिभाषा हुआ, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने का जो वेग होता है। परिभाषा क्या नोट करेंगे? शॉर्टकट परिभाषा, इसका डिटेल जाएंगे तो एक पेज में डिफिनीशन होगा। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो वेग होती है उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। सरल परिभाषा, सबसे आसान परिभाषा क्या है। अब बात समझिएगा ये क्यों होता है, कैसे होता है। कोई चालक है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन समान अवस्था में उदासीन रहते हैं। पूरा पदार्थ उदासीन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, उदासीन है, मतलब उसमें कहीं आवेश किसी दिशा में जा नहीं रहा। लेकिन जब इस चालक को, इस लोहे के प्लेट को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाते हो, विद्युत क्षेत्र ई में ले जाते हो, मतलब आप ऐसे समझिए, इनके सिरों पर हम एक विभवांतर, एक वोल्टेज लगा देते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक स्विच जोड़ देते हैं। ये एक लोहे का छड़ है, यहाँ पर हमने तार जोड़ दिया। विभव, इनके सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दिया। चालक, मेरी बात ध्यान से समझिए, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित कर देते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो इस चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, चालक है तो अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, असंख्य मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में, तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र क्या करता है? एक विद्युत बल लगाता है। और किसी चालक पर ये यहाँ ऐसे रखा हुआ, इस पर बल लगाएंगे तो ये चलने लगेगा। बात समझिए, किसी चालक में आवेशवाह कण क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं, किन कारणों से चलते हैं? अपने आप चलने लगेगा नहीं, उनके कारण को अब समझना होगा। ये देखो, ये चालक था, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे चालक है तो इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। सामान्य अवस्था में अभी स्थिर है, कोई काम ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं, बैठे हुए सुसुप्त अवस्था में है। लेकिन जब इनके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो वोल्टेज देने से इनके बीच में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र एक विद्युत बल लगाएगा, और उस बल के प्रभाव में जब इन पर बल लगेगा तो ये किसी दिशा में चलने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चलते हैं किधर? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। ये कुछ दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो विभवांतर के चलते उन पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, विद्युत क्षेत्र एक विद्युत बल लगाता है। और दूसरी बात, उस विद्युत बल के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर चलते हैं? ये प्रैक्टिकली देखा गया है, हम तो मौखिक नहीं बता सकते कि दिखा दे कैसे चलता है। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं।
ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, चलने लगे। अब सोचो, इस चालक में करोड़ों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक छोटा सा 10 फीट का रास्ता है, उस पर बहुत सारी परिवहन की सेवाएं चल रही हैं, साइकिल मोटरसाइकिल बहुत चल रहा है असंख्य मात्रा में, रोज एक्सीडेंट होते हैं, मतलब टक्कर। तो जब इस पथ पर असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में चलते हैं, चलने की उनकी दिशा है ही नहीं। जब हम रोड पर एक निश्चित दिशा में चलते हैं तो सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। जब चलने की दिशा ही नहीं हुई, हमारा मन चलेगा इधर चलेंगे, हमारा मन चलेगा इधर चलेंगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंटों की बाढ़ आ जाएगी। तो ये बहुत सारे आपस में टकराते रहते हैं, टक्कर, आपस में मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे। तो बाबू आपस में टकराएंगे, टक्कर करेंगे। तो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा टक्कर 3 प्रकार का, पूर्णतः प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ। टक्कर भी करेंगे तो टक्कर। अब ये सोचो ये कौन सा टक्कर होगा? तो हमने आपको बताया था क्या कि रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं, 2 गाड़ी आपस में टकराती है, वो कौन सा टक्कर होता है? अप्रत्यास्थ टक्कर होता है, अप्रत्यास्थ टक्कर होता है। और अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की हानि होती है, एनर्जी लॉस करता है। यह अप्रत्यास्थ टक्कर गतिज ऊर्जा बदल जाती है, कम हो जाती है। तो बाबू कुछ टेक्निकल पॉइंट है, हमें समझने होंगे। तो चलिए फिर से एक बार शुरू करें। जब किसी चालक के सिरों पर, इसको आप नोट करेंगे, नोटबुक निकालिए और मेरे शब्द को सुनिए और उसको लिखिए। इस अनुगमन वेग का पूरा डिटेल कैसे लिखेंगे? परिभाषा नहीं, परिभाषा तो आपको शॉर्टकट बताइए, लास्ट में भी बताएंगे, बोर्ड पर लिख भी देंगे। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित, विभवांतर सेल की सहायता से आरोपित कर सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा की सहायता से विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो उस चालक पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। वह विद्युत क्षेत्र उस चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल आरोपित करता है। इस विद्युत बल के कारण चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तो ये आपस में टकराते हैं। इनका आपस में होने वाला यह टक्कर अप्रत्यास्थ होता है, जिससे उनकी ऊर्जा में हानि होती है। यहां तक लिख लिए। अब आगे क्या सोचेंगे? अब ऊर्जा की हम चल रहे थे, बिल्कुल साइकिल स्पीडली चला रहे थे, घर से निकले थे तो खाए पिए थे, एकदम तंदुरुस्त थे, साइकिल चला रहे थे। लेकिन जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है तो निश्चित तौर पर साइकिल चलाने की रफ्तार में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जब हमारी ऊर्जा कम होने लगेगी तो हमारी रफ्तार पर भी ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले वेग बढ़ा हमारा, घर से खा पी कर निकले थे तो एकदम स्पीडली साइकिल चला रहे थे, लेकिन जब ऊर्जा में कमी हो गई तो हमारे चलाने की रफ्तार घट गई। मतलब इनके वेग में निरंतर कमी आती जाती है और अंत में ये सब एक नियत वेग से चलने लगते हैं। उस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इनका पहले वेग बढ़ा, आपस में टक्कर हुआ, वेग घटा और अंत में वे एक नियत वेग से चले। उस नियत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो क्या डिटेल परिभाषा लिखेंगे? डिटेल परिभाषा फिर से एक बार कहानी सुनाते हैं, इसको नोट कर लेना है। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उस चालक पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। इस आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण उस चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल लगता है। इस विद्युत बल के कारण उस चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में गति करते हैं तो ये आपस में टकराते हैं। यह टक्कर अप्रत्यास्थ होती है। इस अप्रत्यास्थ टक्कर के कारण इनकी ऊर्जा में हानि होती है। ऊर्जा में हानि के कारण इनके वेग में निरंतर कमी आती जाती है और अंत में ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इस नियत एक दिशीय औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं।
ये पूरा डिटेल परिभाषा हुआ, इसका शॉर्टकट परिभाषा हम लिख देते हैं। तो पूरा डिटेल वो लिखोगे जो अभी हमने समझाया, अनुगमन वेग की परिभाषा क्या होनी चाहिए। अब उसका शॉर्ट रूप जो अभी बताया था आपने, लिख भी दिया, नोट करने में आपको दिक्कत न हो। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक नियत दिशा में प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत एक दिशीय वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो वेग को तो v से सूचित करते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो d है तो v में d लगा दीजिए। तो अनुगमन वेग को हमेशा vd से सूचित करते हैं, v सफिक्स में d, vd से सूचित करते हैं। अब इसका व्यंजक प्राप्त करें। हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होना चाहिए। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलते हैं तो उनके वेग का व्यंजक क्या होना चाहिए। तो चलिए व्यंजक निकालते हैं। तो व्यंजक निकालने में देखो, हमने एक चालक का निर्माण किया। इस चालक के बारे में 2 लाइन लिखे हुए हैं। ये एक चालक है, मान लो लोहे का छड़ी है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसकी कुल लंबाई कैपिटल L। इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब सीरा, उसके सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। इस पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगाया गया तो अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र इधर है तो अनुगमन वेग इधर होगा, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यही हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया। मान लिया एक चालक की लंबाई कैपिटल L है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके एकांक आयतन में, ये मेरी बात याद रखना, एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया n, स्मॉल n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो चालक का कुल आयतन, चालक का कुल आयतन A गुणे L अनुप्रस्थ परिच्छेद गुणे लंबाई AL, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो बिल्कुल एक ही नियम है, एक लाइन में साबित कर लेंगे, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है साबित करने में। चालक का कुल आयतन हमने निकाल लिया AL, और हमने क्या माना, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इसको लिख देते हैं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, स्मॉल n ना, तो पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन n इंटू AL, n इंटू AL कुल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चालक में आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा Q बराबर, एक्सरसाइज 1 में हमने पढ़ा था किसी चालक पर कुल आवेश क्वांटमीकरण Q बराबर NE, Q बराबर NE, क्या पढ़ा था हमने, Q बराबर NE। N क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q बराबर N, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaL इंटू E। ये हो गया। अब ध्यान देना, चालक को एक सिरे से दूसरे तक इलेक्ट्रॉन को चालक के, पूरा कर लेना आना चाहिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में लगा समय T बराबर, समय कैसे निकालते, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल, T बराबर दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कैपिटल L, और चाल, इलेक्ट्रॉन किस चाल से चलते हैं, अनुगमन वेग से ना, Vd से, बिल्कुल Vd। अब चालक में प्रवाही धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बाई T ना, I बराबर
Q बाई टी। हमने Q भी निकाल लिया है, हमने T भी निकाल लिया, रख दो, आंसर आ जाता है। Q का मान NaL इंटू ई और T का मान L बाई वी डी। L कट गया, I बराबर NeA वी डी। याद रखना, यह धारा, यहाँ लिख देते हैं, यह विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच अभीष्ट व्यंजक है। यह धारा और अनुगमन वेग के बीच में ये रिक्वायर्ड रिलेशन होता है जो कि हमें साबित करना था। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध बताइए। ये धारा के बीच में हो गया, तो ध्यान दो, जब अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध निकालना हो तो पहले इसको साबित करोगे, और इसको साबित करने के बाद, इतना हल करने के बाद, अब एक लाइन इसमें बढ़ा देना है, नहीं करो, एक लाइन इसमें बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है? चलो हम अभी हमारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये साबित करने के लिए, इसका टॉपिक लाने के लिए पहले ये साबित करना होगा। हमें क्या साबित करना होगा? I बराबर NeA वी डी। ये साबित कर लोगे और तब धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? I बटा A ना, I का मान NeA वी डी बटा A से A कट जाएगा, J बराबर Ne। यह धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच अभीष्ट संबंध है। क्लियर हुआ? अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलें। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। समझिएगा, अब ये भी जो 10वां क्लास में पढ़ा वो अलग चीज़ था, आज जो पढ़ रहे हैं वो अलग चीज़, पूरा डेवलप करके पढ़ना है। प्रतिरोध क्या है? अभी हम अनुगमन वेग पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको एक चीज़ बताए, एक बात बताए, उसको समझिए। हमने कहा कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो उस चालक में धारा बहने लगती है। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते हैं धारा का परिमाण भी बढ़ते जाता है, मतलब एक बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ने लगता है। तो इन दोनों राशियों का जो अनुपात आया, उस अनुपात को प्रतिरोध के नाम से जाना गया। बाबू इसे प्रतिरोध के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। R बराबर V बाई आई, वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसे तो परिभाषा ही क्लियर नहीं हुई, तो सूत्र को हमने शब्दों में व्याख्या कर दी। अब बात समझिएगा, प्रतिरोध है क्या। अभी हम आपको अनुगमन वेग पढ़ाए थे, चलो उस अनुगमन वेग में चलते हैं। हमने क्या बताया, बात समझिएगा, प्रतिरोध आपको क्लियर हो जाएगा। कभी नहीं बोलेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध का वास्तविक अर्थ क्या है। हमने पढ़ाया कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर हमने लगाया तो इस विभवांतर के लगाने से, ये तार है, समझिएगा, घर में आपके घरेलू विद्युत परिपथ का जो तार है, उस तार के सिरों पर हमने वोल्टेज लगाया, बैटरी से लगाया या प्रत्यावर्ती धारा आपके विद्युत घरों में, विद्युत घरों से जो हमारे घर में विद्युत धारा आती है, तो हमने लगाया। तो ऐसा करने से विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल लगाया। विद्युत बल लगाने से उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगे। गति करने लगे तो आगे क्या हुआ था, पूरी कहानी भूल गए? फिर से कहानी याद दिलाते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर किसी बाह्य स्रोत से या बैटरी से कहो, चाहे विद्युत घरों वाली वोल्टेज कहो, विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। विद्युत क्षेत्र एक विद्युत बल लगाता है। इस विद्युत बल के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं।
जब विपरीत दिशा में गति करते हैं तो ये आपस में टकराते हैं। क्यों टकराते हैं? क्योंकि गति करने की इनकी दिशा निश्चित नहीं होती, सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। हाँ, विद्युत क्षेत्र के विपरीत रहेंगे। तो ये असंख्य मात्रा में है, जगह कम है और उसमें करोड़ों की संख्या में है, अनियमित गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं। टक्कर अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित में ऊर्जा की हानि। क्यों हानि हुई ये भी समझना बात को। जब ये दो आपस में टकराए, जैसे दो पत्थर टकराते हैं तो पत्थर गर्म हो जाता है कि नहीं हुआ? आग की तो उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, दो पत्थरों के टकराने से। तो वहां जब दो चीजें टकराती हैं तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा की हानि जो हुई थी, विद्युत ऊर्जा की जो हानि हुई थी, वह ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। ऊर्जा संरक्षण तो ठीक है, ऊर्जा संरक्षण कहता है कि लाभ हानि नहीं होना चाहिए। तो यह विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है, तो विद्युत संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण भी सही होता है, ऊर्जा संरक्षण भी लागू होता है। तो ये टक्कर ही प्रतिरोध है। ये टकराए तो बताओ प्रतिरोध का हिंदी में अर्थ क्या होता है? प्रतिरोध का मीनिंग क्या होता है? रुकावट, व्यवधान। तो जब ये दो टकराएंगे तो रुकावट या व्यवधान आया कि नहीं आया? यही तो प्रतिरोध है। बिल्कुल वही टक्कर प्रतिरोध है। मतलब जितना अधिक टक्कर होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा, जितना कम टक्कर होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। यही टक्कर प्रतिरोध के नाम से जाना गया। मतलब चालकों के अंदर दो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए या चालक में उपस्थित उनके धन आयनों से टकराए, इनके बीच होने वाला यही टक्कर प्रतिरोध कहलाता है। यही टक्कर प्रतिरोध है। सरल भाषा में ऐसे समझ लो कि जितना अधिक टक्कर होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा, जितना कम टक्कर होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। ये प्रतिरोध की यही परिभाषा है। चालकों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों, धनायनों, ऋणायनों के बीच आपस में होने वाले टक्कर को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही विद्युत प्रतिरोध है। सरल भाषा में जितना अधिक टक्कर उतना अधिक प्रतिरोध, जिनका कम टक्कर, अगर टक्कर होगा ही नहीं तो प्रतिरोध शून्य। और गणितीय परिभाषा यही है, V और I को चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाते जाइए, धारा भी बढ़ते जाती है, और धारा और वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर कैपिटल R से सूचित करते हैं, V बटा में I। इसके मात्रक पर चलते हैं। वोल्टेज वोल्ट प्रति एम्पियर धारा है, इसी को SI में क्या कहते हो? ओम। संकेत क्या हम लोग देते हैं ऐसा ओम का? अंतर्राष्ट्रीय ओम, ये सिंबल देते हैं। SI मात्रक ओम होता है। इसका बीमीय सूत्र चलो, V/I ना, वोल्टेज कार्य बटा में आवेश, W/Q, कार्य mL²T-2, आवेश का AT, और ये भी ऊपर ही जाएगा I, एम्पियर धारा I। इसको सजाते हैं mL²T-3A-2, mL², ये 1 जाकर ऊपर -3 हो जाएगा और A² ऊपर जाकर A-2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत प्रतिरोध। अब आते हैं चालकता। कंडक्टेंस। चालकता क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों के चलने की दर। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में चलेंगे उसकी चालकता ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम चलेंगे, कम संख्या में मूव कर रहे हो। तो बताओ, ये एक लोहे का छड़ है और ये एक प्लास्टिक का छड़ है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में चलेंगे निश्चित तौर पर चालकों में। तो चालक कौन हुए? जिनकी चालकता अधिक होती है। जिसमें अधिक, तो एक नई परिभाषा याद रख लो। चालक कौन? जिन पदार्थों की चालकता, चालकता का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, जिसमें अधिक कम समय में अधिक इलेक्ट्रॉन चल दे, वो अच्छा चालक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन चले ही नहीं, कुचालक है। तो चालकता क्या हुआ? जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक चले, अधिक मात्रा में प्रवाहित हो। तो अब सोचो, अधिक मात्रा में कब प्रवाहित होंगे, कब चलेंगे? जब चलेंगे, टक्कर होने लगे तो ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब जहाँ प्रतिरोध कम होगा वहीं ज़्यादा मात्रा में चलेंगे,
जहाँ प्रतिरोध कम ज़्यादा होगा वहाँ कम मात्रा में चलेंगे। मतलब चालकता का सीधा संबंध प्रतिरोध से है। तो जिन पदार्थों की प्रतिरोध ज़्यादा होगा निश्चित तौर पर उनकी चालकता कम होगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में विरोध होगा तो कम प्रवाहित होंगे, और जहाँ विरोध कम होगा वहाँ ज़्यादा प्रवाहित होंगे। मतलब चालकता हमेशा, चालकता को, कंडक्टिविटी को कहीं जी से लिखा है कहीं सी से, आप जी ही लिख दो। 1 प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसी पदार्थ की चालकता की परिभाषा क्या दीजिएगा? किसी पदार्थ की चालकता उस पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इसका मात्रक एसआई मात्रक 1/ओम ना, या प्रति ओम कहिए, इसको प्रति ओम कहते हैं, और इसको मह्यो भी कहा जाता है। महो, प्रति ओम को मह्यो भी कहते हैं, MHO मह्यो। बीमीय सूत्र निकाल लो। तो देखो बीमीय सूत्र, प्रतिरोध का उल्टा, इसका उल्टा घात बदल दो। m+1 है तो -1 कर दो, l+2 है l-2 कर दो, t के घात माइनस है तो प्लस कर दो, a के घात -2 है +2 कर दो। तो ये हो गया विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध कौन हुआ? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं, गति करते हैं, तो वे आपस में टकराते हैं। इनके बीच होने वाला टक्कर ही विद्युत प्रतिरोध होता है। जितना अधिक टक्कर होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा, जितना कम टक्कर होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अचालकता, इलेक्ट्रॉनों के चलने की दर। तो इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा संख्या में चलेंगे? जब उनके बीच टक्कर कम होगा, रुकावट कम होगा, व्यवधान कम पैदा होगा। तो व्यवधान किसके कारण उत्पन्न होता है? प्रतिरोध के कारण। मतलब प्रतिरोध जहाँ ज़्यादा होगा चालकता कम होगी, जहाँ प्रतिरोध कम होगा चालकता ज़्यादा होगी। मतलब चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो चालकता की यही परिभाषा हम देते हैं, किसी पदार्थ की विद्युत चालकता उस पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। मतलब चालकता बराबर 1 में प्रतिरोध। इसकी सहायता से आप मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। शेष अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।